नमस्कार। नमस्कार। झांसी की रानी, यस। ये नाम सुनते ही एक तस्वीर सी बनती है जहन में, है ना? हाँ, बिल्कुल। वो घोड़े पर सवार, तलवार हाथ में, पीठ पर बच्चा, एक वीरांगना। सही कहा। लेकिन इस किंवदंती के पीछे की असल कहानी वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के संग्राम की एक धुरी। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास कई स्रोत हैं। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की वो मशहूर कविता खूब लड़ी मर्दानी तो है ही। हाँ, वो तो है ही। उसके अलावा ऐतिहासिक लेख हैं, जीवनियां हैं, विकिपीडिया भी है। तो कोशिश रहेगी कि सिर्फ घटनाओं को दोहराएं नहीं। हाँ, मतलब गहराई में जाएं। जी, रानी के जीवन के अहम मोड़, उनके उस असाधारण साहस के पीछे क्या था, और शायद कुछ ऐसी बातें जो कम लोग जानते हो उन्हें समझें। बिल्कुल। तो शुरू कहां से करें? उनके बचपन से? हाँ, वो सही रहेगा। जन्म काशी में, यानी आज का वाराणसी। हाँ। और साल को लेकर थोड़ा मतभेद है ना। कहीं 1828 लिखा है, कहीं 1835। जी हाँ, ज्यादातर स्रोत 1828 के आसपास मानते हैं। बचपन का नाम मणिकर्णिका था, पर घर में सब मनु। हाँ। पिता मोरोपंत तांबे, माँ भागीरथी सप्रे, लेकिन माँ का साया जल्दी उड़ गया था शायद। हाँ, दुखद था ये। जब मनु सिर्फ 4 साल की थी तभी उनकी माँ का देहांत हो गया। ओहो। तो फिर पिता, जो उस वक्त पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में थे, वो मनु को अपने साथ बिठूर ले आए। अच्छा, बिठूर। जी, वहीं उनका पालन पोषण हुआ। कहते हैं बहुत चंचल और तेज थीं, तो वहां उन्हें छबीली कहकर बुलाते थे। छबीली, हाँ, कविता में भी जिक्र है। और उनकी परवरिश वो भी जरा हटके थी, है ना? बिल्कुल हटके। उस जमाने में सोचिए, लड़कियां घर गृहस्थी और ज्यादा से ज्यादा शास्त्र पढ़ती थीं। हाँ। और मनु वो शस्त्र चलाना सीख रही थीं, घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी। कमाल था। हाँ, सुभद्रा जी ने लिखा है ना, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। ये लाइनें तो सब कुछ बता देती हैं। सही में। और सिर्फ शस्त्र ही नहीं, उन्हें वीर शिवाजी की कहानियां वो जबानी याद थीं। माँ भवानी में उनकी गहरी आस्था थी। अच्छा। और घोड़ों की भी जबरदस्त परख थी उन्हें। एक किस्सा भी है। हाँ, बताइए। कहते हैं उज्जैन और ग्वालियर के राजाओं ने कुछ घोड़े खारिज कर दिए थे, ठीक नहीं लगे उन्हें। पर रानी ने न सिर्फ उनकी कीमत पहचानी, बल्कि एक घोड़े के दाम कम आंके। कहा इसकी छाती में चोट है। और वो बात सही निकली? हाँ, बाद में पता चला कि बात बिल्कुल सही थी। तो सोचिए, कितनी पैनी नजर थी बचपन से ही। कमाल है। फिर विवाह हुआ 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से। तब वो शायद 14 साल की रही होंगी। जी, लगभग। और तभी मणिकर्णिका बन गई रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन रानी बनकर भी वो बदली नहीं, है ना? पर्दा प्रथा नहीं मानी, शस्त्र अभ्यास जारी रखा। ये बड़ी बात थी उस दौर में। हाँ, ये उनके स्वतंत्र स्वभाव को दिखाता है। लेकिन देखिए, जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। 1851 में उन्हें बेटा हुआ। हाँ। पर दुर्भाग्य से सिर्फ 4 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। ओह, ये तो बहुत बड़ा सदमा रहा होगा राजा और रानी दोनों के लिए। बहुत बड़ा। और कहते हैं इसके बाद राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य भी गिरने लगा। और यही कहानी में वो अहम मोड़ आता है ना, दत्तक पुत्र वाला। बिल्कुल। राजा ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले अपने ही परिवार के एक बच्चे आनंद राव को गोद लिया। उसका नाम दामोदर राव रखा। और ये अंग्रेज अधिकारियों के सामने हुआ था, ताकि कोई शक न रहे। जी हाँ, बिल्कुल। पूरी प्रक्रिया ब्रिटिश अधिकारियों की मौजूदगी में हुई, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। 21 नवंबर 1853 को राजा का निधन हो गया। और बस यहीं पर अंग्रेजों ने अपना असली रंग दिखाया। लॉर्ड डलहौजी और उसकी वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, राज्य हड़प नीति। सीधी सी बात थी, अगर शासक का अपना सगा बेटा नहीं है तो उसका राज्य कंपनी का हो जाएगा। गोद लिए बेटे को वारिस नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ झांसी के साथ तो नहीं हुआ था ना, ये तो उनकी एक सोची समझी चाल थी साम्राज्य बढ़ाने की। बिल्कुल। सतारा, नागपुर, संभलपुर, कई रियासतें इसी नीति का शिकार बनी। इसने भारतीय राजाओं में एक डर और अविश्वास का माहौल बना दिया था कि अंग्रेज कभी भी कोई भी बहाना बनाकर उनका राज छीन सकते हैं। और रानी लक्ष्मीबाई ने, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया। मेजर एलिस से मिली, वकील जॉन लैंग की मदद ली,
डलहौजी को खत लिखे, पुरानी संधियों का हवाला दिया। 1803-1817 वाली संधियां। हाँ, और 1842 की भी हिंदू उत्तराधिकार कानून की दुहाई दी, लेकिन सब बेकार गया। तो मार्च 1854 में झांसी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली गई। जी, रानी की सारी दलीलें खारिज, और यहीं उन्होंने वो वाक्य कहा जो इतिहास बन गया, मेरी झांसी नहीं दूंगी। बिल्कुल, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उनका इरादा था, उनका संकल्प था। उन्हें क्या मिला? पेंशन? हाँ, 60,000 रुपए सालाना पेंशन तय हुई और हुक्म मिला कि किला खाली करके शहर के रानी महल में रहें। और वो कर्ज वाली बात, पति का कर्ज भी पेंशन से काटने का आदेश था। हाँ, ये और भी अपमानजनक था। उनके पति पर जो कर्ज बताया गया, उसे भी इसी पेंशन से काटने का हुक्म हुआ। सोचिए, एक रानी के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नहीं, वो धार्मिक कामों में लगी रहीं, प्रजा का ख्याल रखा। एक किस्सा है कि कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी तो उन्होंने खुद गरीबों में कपड़े बंटवाए। अच्छा। और एक बालासागर कस्बे में चोरों का बहुत आतंक हो गया था, तो रानी खुद वहां गईं, मामले की तहकीकात की और अपराधियों को सजा दी। मतलब शासन भले चला गया था, पर रानी का अपनी प्रजा से वो जुड़ाव वो बना रहा। फिर आया 1857, 10 मई, मेरठ विद्रोह की चिंगारी। और वो चिंगारी आग बनकर फैली। जून आते आते झांसी भी पहुंच गई। वहां जो कंपनी के सिपाही थे, उन्होंने बगावत कर दी और अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवारों ने किले में शरण ली। जी, और यहीं से रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका पर सवाल उठने शुरू होते हैं। एक विवाद है जो आज तक पूरी तरह सुलझा नहीं है। मतलब रानी ने क्या किया? देखिए, रानी ने बाद में ब्रिटिश कमिश्नर मेजर एरस्काइन को चिट्ठियां लिखी। उसमें उन्होंने कहा कि मैं तो मजबूर थी, बागी सिपाहियों ने मुझे घेर लिया था, धमकाया था कि अगर उनकी मदद नहीं की तो मेरा महल जला देंगे, मुझे मार देंगे, तो डर के मारे साथ देना पड़ा। लेकिन अंग्रेजों का क्या कहना था? अंग्रेजों में कुछ लोग थे जिनका आरोप था कि नहीं, रानी ही इस सब के पीछे थी। उन्होंने ही सिपाहियों को भड़काया, उन्होंने ही अंग्रेज दूतों को मरवाया और किले में जो अंग्रेज फंसे थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का झूठा वादा किया। ओहो, तो दो बिल्कुल अलग अलग बातें। हाँ, और कुछ रिपोर्टें ऐसी भी हैं जो रानी को निर्दोष बताती हैं। ये भी कहा गया कि बाद में मारे गए अंग्रेजों का कुछ सामान रानी के महल से मिला था। उनके पिता मोरोपंत तांबे वो भी काफी सक्रिय थे इस दौरान, तो मामला उलझा हुआ है। सही बात है, इतिहास में अक्सर ऐसा होता है, अलग अलग नजरिए। खैर, आगे क्या हुआ? किले में जो अंग्रेज थे, 8 जून को उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उन्हें जोखनाबाग ले जाकर मार दिया गया। ओह, सब के सब? लगभग सब। सिर्फ एक एंग्लो इंडियन महिला थी, मिसेस मटलॉ, वो किसी तरह बच निकली। ये तो बहुत भयानक था। फिर विद्रोही सिपाहियों ने क्या किया? उन्होंने रानी से पैसे मांगे, फिरौती एक तरह से। कितना मांगे तो 1.25 लाख रुपए थे, पर आखिर में 15,000 रुपए पर समझौता हुआ। वो पैसे लेकर वो लोग दिल्ली चले गए। तो अब झांसी खाली थी, अंग्रेज चले गए, विद्रोही सिपाही भी चले गए। अब रानी ने एक तरह से झांसी का शासन संभाला। और मजे की बात यह है कि शुरुआत में इसमें ब्रिटिश कमिश्नर मेजर एरस्काइन की मौन सहमति सी थी। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। बाद में उन्हें विद्रोही माना, पर शुरू में उन्हीं पे भरोसा किया। हाँ, शायद उस वक्त हालात काबू करने के लिए उन्हें यही सही लगा होगा। रानी ने भी फौरन काम शुरू किया, सेना को फिर से खड़ा किया, पुरुषों के साथ महिलाओं को भी भर्ती किया। यही झलकारी बाई का नाम आता है ना, जो उनकी हमशक्ल भी मानी जाती हैं। बिल्कुल, झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं भी उनकी सेना में शामिल हुईं, किले की मरम्मत करवाईं, मतलब शासन को पटरी पर लाने की पूरी कोशिश की। लेकिन आसपास के राजा, पड़ोसी राज्य, वो चुप बैठे रहे? नहीं, कहाँ। ओरछा और दतिया जो पड़ोसी राज्य थे, उन्होंने सोचा यही मौका है, अंग्रेज कमजोर हैं, चलो झांसी पर कब्जा कर लें। उन्होंने हमला कर दिया। ओह, एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी शुरू। हाँ, यही उस दौर की सच्चाई थी। लेकिन रानी ने, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इन हमलों का सामना किया और उन्हें हरा दिया। अकेले? नहीं, इसमें बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने उनकी मदद की थी। ये जीत भी रानी के लिए बड़ी थी। उनकी सैनिक योग्यता और कूटनीति दोनों का सबूत थी ये। लेकिन अब तक तो अंग्रेजों का मन बदल चुका होगा, वो रानी को दुश्मन मान चुके होंगे। बिल्कुल, अब वो रानी को 1857 के विद्रोह का एक अहम हिस्सा मान रहे थे और उन्हें सजा देने का पक्का इरादा कर चुके थे। मेजर जनरल हीरोज, एक बड़ा नाम था ये। हाँ, सुना है।
उसके नेतृत्व में एक बड़ी शक्तिशाली ब्रिटिश फौज झांसी की तरफ बढ़ने लगी। तो अब सीधी टक्कर होनी थी। हाँ, मार्च 1858 में ह्यूरोज झांसी पहुंच गया। रानी ने भी तैयारी पूरी कर ली थी, शहर की दीवारों को मजबूत किया, सेना तैयार थी। पर एक बात और, वो आखिरी वक्त तक कोशिश करती रही कि शायद संधि हो जाए। अच्छा, युद्ध की तैयारी के साथ साथ संधि की कोशिश भी। हाँ, शायद वो खून खराबा टालना चाहती थी, पर ह्यूरोज, उसका इरादा तो कुछ और ही था। क्या हुआ फिर? 22 मार्च 1858 को झांसी की घेराबंदी शुरू हो गई, और ये कोई आसान लड़ाई नहीं थी। रानी की सेना, जिसमें आम लोग भी शामिल हो गए थे, उन्होंने गजब का जज्बा दिखाया। भयंकर तोपें चलीं। और तात्या टोपे वो मदद के लिए आए थे ना? हाँ, 1 अप्रैल को रानी के बचपन के साथी लगभग 20,000 सैनिक लेकर पहुंचे थे। वो एक उम्मीद जगी थी कि शायद कुछ हो जाए। लेकिन बेतवा नदी के किनारे जो लड़ाई हुई, उसमें ह्यूरोज ने तात्या टोपे को हरा दिया। ये झांसी के लिए बहुत बहुत बड़ा झटका था। अब शहर बिल्कुल अकेला पड़ गया था। और फिर अंग्रेज शहर में घुस गए? हाँ, 3 अप्रैल को दीवारें तोड़कर अंदर आ गए। उसके बाद तो सड़कों पर लड़ाई हुई, आमने सामने की। रानी खुद घोड़े पर सवार थी, सेना का नेतृत्व कर रही थी। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अंग्रेजों की ट्रेनिंग, उनके हथियार, वो बेहतर थे। शहर में भयानक कत्लेआम हुआ। कहते हैं करीब 3,000 लोग मारे गए। और रानी के पिता मोरोपंत तांबे, वो भी पकड़ लिए गए और 20 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। हे भगवान, इस लड़ाई के बीच ये खबर रानी पर क्या गुजरी होगी? कल्पना करना भी मुश्किल है। अब उनके लिए किले में या शहर में रुकना नामुमकिन था। सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, भाग निकलना। हाँ, 4 अप्रैल की रात, वो रात जो इतिहास का हिस्सा है। रानी अपने बेटे दामोदर राव को लेकर किले से निकल भागी। कैसे? वो जो कहानी सुनते हैं, घोड़े समेत दीवार से कूद गईं। बादल नाम का घोड़ा था शायद। हाँ, ये कहानी सबसे ज्यादा मशहूर है, पर सच कहना मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं कि वफादार सैनिकों ने किसी गुप्त रास्ते से निकाला। एक थ्योरी ये भी है, जो थोड़ी अजीब लगती है, कि ह्यूरोज ने शायद जानबूझकर उन्हें जाने दिया ताकि किले पर कब्जा आसान हो जाए। हो सकता है। पर सच चाहे जो भी हो, वो निकल भागी। रात के अंधेरे में दुश्मन की घेराबंदी को तोड़कर, बच्चे को पीठ पर बांधकर, लगभग 300 सैनिकों के साथ। ये हिम्मत की बात थी। और वो रुकी नहीं, भागती रही। कहाँ पहुंची? कालपी। लगातार घोड़ा दौड़ाकर करीब 102 मील का सफर था वो। 102 मील? हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है ना, रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल से धार। लगता है इसी सफर में उनका वो वफादार घोड़ा मारा गया। हो, कालपी में कौन मिला? वहां तात्या टोपे थे, राव साहेब थे, जो नाना साहेब के भतीजे थे। वहां फिर से कोशिश हुई बिखरी हुई सेना को इकट्ठा करने की। लेकिन अंग्रेज तो पीछे लगे होंगे। बिल्कुल, ह्यूरोज भी कालपी पहुंच गया। 22 मई को हमला हुआ। कहते हैं रानी ने सलाह दी थी कि इस उबड़ खाबड़ जमीन पर मत लड़ो, ये अंग्रेजों के हक में जाएगा। पर उनकी बात नहीं मानी गई। और नतीजा? हार। विद्रोहियों की फिर हार हुई। रानी, तात्या टोपे, राव साहेब, सबको फिर भागना पड़ा। 2 बड़ी हार। झांसी हाथ से गया, कालपी हाथ से गया। अब क्या हिम्मत टूट गई होगी? नहीं, यही तो रानी लक्ष्मीबाई की खासियत थी। अब उनकी नजर थी ग्वालियर पर। ग्वालियर? वहां तो सिंधिया का राज था, जो अंग्रेजों का दोस्त था। हाँ, राजा अंग्रेजों का दोस्त था, पर उसकी सेना में बगावत की सुगबुगाहट थी। तो योजना बनी कि ग्वालियर पर कब्जा किया जाए। ये किसकी योजना थी, रानी की या तात्या टोपे की? शायद तात्या टोपे की, पर कुछ लोग इसका श्रेय रानी को भी देते हैं। और ये योजना कामयाब हो गई। सच में? हाँ, सिंधिया की ज्यादातर फौज विद्रोहियों से मिल गई। सिंधिया को आगरा भागना पड़ा और ग्वालियर का वो मजबूत किला वो विद्रोहियों के हाथ आ गया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी। ग्वालियर का किला, वहां का खजाना, सब हाथ में आ गया। राव साहब को पेशवा घोषित कर दिया गया। लगा कि शायद अब पासा पलट जाएगा। हाँ, एक नई जान आ गई होगी विद्रोह में। आ सकती थी, लेकिन यहीं रानी की दूरदर्शिता फिर दिखी। जहां दूसरे नेता जीत के जश्न में डूबे थे, पेशवा की शान शौकत में लगे थे, रानी कह रही थी कि जश्न मत मनाओ, लड़ाई की तैयारी करो। वो जानती थी कि ह्यूरोज आएगा। बिल्कुल,
वो जानती थी कि अंग्रेज चुप नहीं बैठेंगे, और हुआ भी वही। ह्यूरोज तेजी से ग्वालियर की तरफ बढ़ा। और फिर वो आखिरी लड़ाई? हाँ, 17 जून 1858 ग्वालियर के पास कोटा की सराय में सामना हुआ। रानी मर्दों वाले लिबास में अपनी 2 सहेलियों के साथ, काना और मंद्रा नाम बताए जाते हैं, मैदान में उतरी और ऐसी लड़ी कि दुश्मन भी दंग रह गए। लेकिन हाँ। अगले दिन 18 जून 1858 भारतीय इतिहास का वो काला दिन। लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। कितनी उम्र थी उनकी उस वक्त? कविता में तो 23 साल लिखा है, अभी उम्र कुल 23 की थी। हाँ, कविता में 23 लिखा है, पर ज्यादातर ऐतिहासिक स्रोत मानते हैं कि उनकी उम्र उस समय 29 या 30 साल के करीब थी। कविता में शायद उनकी कम उम्र की वीरता पर जोर देने के लिए ऐसा लिखा गया हो। और मृत्यु हुई कैसे? गोली लगी या तलवार से? इस पर भी थोड़ी अनिश्चितता है। लॉर्ड कैनिंग की एक रिपोर्ट है, उसमें लिखा है कि एक अंग्रेज सैनिक ने पीछे से गोली मारी, फिर तलवार से वार किया। और कविता में क्या वर्णन है सका, और वहीं वो दुश्मनों से घिर गईं। रानी एक, शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंगिनी, उसे वीर गति पानी थी। कारण चाहे जो भी हो, अंत बहुत दुखद था। बहुत। लेकिन उनके जो वफादार साथी थे, रामचंद्र राव देशमुख, रघुनाथ सिंह जैसे लोग, उन्होंने ये पक्का किया कि उनकी रानी का शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे। क्या किया उन्होंने? वो फौरन उनके पार्थिव शरीर को पास में ही बाबा गंगादास की कुटिया थी, वहां ले गए और वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया। ये उनकी आखिरी सेवा थी अपनी रानी के लिए। और ह्यूरोज, जिसने उन्हें हराया, उसने कुछ कहा? हाँ, ह्यूरोज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि रानी अपनी सुंदरता, अपनी चालाकी और अपनी हिम्मत के लिए जानी जाती थी, और जितने भी विद्रोही नेता थे उनमें वो सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे बहादुर थीं। दुश्मन से ऐसी तारीफ मिलना, ये बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और फिर आती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता, जिसने रानी लक्ष्मीबाई को सिर्फ इतिहास की किताबों में ही नहीं रहने दिया। हाँ, उसे हर घर तक पहुंचा दिया, हर बच्चे की जुबान पर ला दिया। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृगुटी तानी थी। ये लाइनें सुनते ही वो पूरा माहौल, वो 1857 आंखों के सामने आ जाता है। और वो टेक, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये तो जैसे हमारी रगों में बस गई है। बिल्कुल, ये कविता सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस जज्बे को, उस हिम्मत को, उस बलिदान को महसूस कराती है। बचपन से लेकर आखिरी लड़ाई तक नकली युद्ध व्यूह की रचना, तलवारों के वार, सब लगता है जैसे अभी हुआ हो। उनकी विरासत वो बहुत बड़ी है ना? बहुत गहरी और कई परतें हैं उसमें। वो सिर्फ एक योद्धा रानी नहीं रही, वो भारत के राष्ट्रवाद का, अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ने का प्रतीक बन गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी तो अपनी महिला रेजिमेंट का नाम उन्हीं के नाम पर रखा था। हाँ, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। ये दिखाता है कि वो किस तरह एक प्रेरणा बन चुकी थी। साहित्य में, कला में, फिल्मों में कितनी ही बार उनकी कहानी कही गई है। जी हाँ, और ये भी देखना दिलचस्प है कि वक्त के साथ अलग अलग समुदाय उन्हें अपने अपने नजरिए से देखते हैं। जैसे दलित समुदाय है, वो उनकी सहयोगी झलकारी बाई को ज्यादा महत्व देता है। हाँ, और रानी की जो पारंपरिक छवि है उसे चुनौती देता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इतिहास कोई रुकी हुई चीज नहीं है, उसकी व्याख्याएं बदलती रहती हैं। आज झांसी में उनका महल है, रानी महल, वो अब म्यूजियम है शायद। हाँ, संग्रहालय है। और ग्वालियर में, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था, बाबा गंगादास की कुटिया के पास उनकी समाधि है। तो कुल मिलाकर देखें तो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सिर्फ हार और जीत की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस हिम्मत की कहानी है जो सबसे मुश्किल हालात में भी टूटती नहीं। ये उस जज्बे की कहानी है जो ताकतवर सत्ता को भी चुनौती देता है। सही कहा। और शायद इसीलिए वो आज भी इतनी प्रासंगिक है। उनकी कहानी सिर्फ गुजरे जमाने का किस्सा नहीं है, वो आज भी प्रेरणा देती है। बिल्कुल। और यही मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान की एक और लाइन याद आ रही है। शायद वो उनकी विरासत का सबसे सही बयान है। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। वाह, क्या बात है। ये सोचने पर मजबूर करती है ये लाइन कि रानी लक्ष्मीबाई का असली स्मारक क्या है। क्या वो पत्थर की मूर्तियां हैं, या किले हैं, या संग्रहालय, या फिर वो उस जज्बे में जिंदा हैं जो उन्होंने दिखाया,
वो हिम्मत, वो लड़ने का हौसला जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरणा देता रहा है और शायद आज भी हमें याद दिलाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना, अपने हक के लिए लड़ना, यही असली वीरता है। बिल्कुल, उनकी कहानी यही कहती है कि असली स्मारक इंसान खुद होता है। अपने कामों से, अपनी हिम्मत से वो एक अमिट निशानी छोड़ गई।